बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अहमद रज़ा मीर। प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कैफ 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में मैं एक 2 डेज़ का कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में मैं पेपर के पैटर्न पे बात करूँगा। उसकी वजह यह है कि MCQs पहले पेपर में नहीं आते थे, अब आते हैं, तो पेपर का पैटर्न लास्ट टाइम में स्लाइटली चेंज हुआ है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। नंबर 2, मैं आपको ये बताऊँगा कि इन 2 दिनों में आपने रिविज़न कैसे करनी है। ठीक है जी। आपने रिवीजन के लिए क्या चीज़ें यूज़ करनी है। क्लास का रजिस्टर यूज़ करना है, ठीक है जी। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे शेयर करूँगा, वो आपने यूज़ करने हैं। किस सीक्वेंस में आपने रिवीजन करनी है, इस पे मैं आपसे बात करूँगा। फिर मैं आपको सर एग्ज़ाम के दिन आपने क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है जी, कुछ की टेक अवेज आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तो आए ज़रा डाइव इन करते हैं सर अपनी वीडियो में। सबसे पहली चीज़, पेपर का पैटर्न लास्ट टाइम में सर जब एजुकेशन स्कीम चेंज हुई, फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैप में जो है वो MCQs टेस्ट हुए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और अब पेपर का पैटर्न इस तरीके का है कि सेक्शन ए है जिसके डेजिग्नेटेड मार्क्स 45 से 55 है, और सेक्शन बी है, इसके भी डेजिग्नेटेड मार्क्स 45 से 55 है, लेकिन लगभग आप ये कह लें कि 52, 48, 50, 50 इस तरह ये 2 सेक्शंस रहते हैं। सेक्शन 1 में एक MCQ का क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, 5 छोटे क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, छोटे क्वेश्चन के टोटल नंबर 40 से 42 हो सकते हैं। ठीक है जी, और एक सवाल के मैक्सिमम नंबर 10 हो सकते हैं। ठीक है जी। सेक्शन बी में 3 बड़े क्वेश्चंस होंगे, और इन बड़े क्वेश्चंस में टोटल तकरीबन 48 से 50 मार्क्स कवर होंगे, और एक सवाल के मैक्सिमम 20 नंबर आ सकते हैं। ठीक है जी। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस होता है ना, वो ये होता है कि जब वो पेपर का क्वेश्चन पिक करते हैं ना, तो उनको यही पता नहीं चल रहा होता है टॉपिक कौन सा। ठीक है जी। लास्ट टाइम में भी आप उठा के देख लें, उसने हर तीसरे सवाल में ब्रेक इवन एनालिसिस को उठा के टेस्ट किया हुआ। ठीक है जी। आप उसमें 3rd क्वेश्चन देख लें, आप उसमें 4th क्वेश्चन देख लें, आपको दोनों क्वेश्चन में ब्रेक इवन का जो है वो एलिमेंट नजर आएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कोई टॉपिक छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो टॉपिक कोर्स में नज़र आ रहा हो जी 8 नंबर का, लेकिन वो एक बड़े क्वेश्चन में पार्ट बनकर आ जाए और वो पूरे बड़े क्वेश्चन का सत्यानाश कर दे अगर आपको नहीं आता हो। ठीक है जी। लर्निंग कर्व की एग्जांपल है इसके अंदर। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ें देख लीजिएगा। ओवरहेड्स की एग्जांपल है, बड़े क्वेश्चन में एक पार्ट बन के आ सकता है और आपका पूरा क्वेश्चन स्पॉइल हो सकता है अगर आपको चीज़ छोड़ के जाए। सबसे पहले हमने सर बात कर ली पेपर के पैटर्न पे। नंबर 2 मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि आपने आखिरी के 2 दिनों में रिविजन किस तरह करना है। प्यारे बच्चों, आपने उठाना है सबसे पहले क्लास का रजिस्टर। ठीक है जी। क्लास के रजिस्टर से आपने टॉपिक्स कवर करने हैं 1 बाय 1। क्लास के रजिस्टर को पता है कैसे कवर करोगे। आपने खोला ब्रेक इवन का चैप्टर, आपने शुरू में पेजेस घुमाए, क्योंकि शुरू में बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं शुरू के लेक्चर्स में। आप आए, दरमियान में आपको एक बड़ा सवाल नजर आया, आप वहाँ रुके, आपने उस सवाल को कुछ हद तक सॉल्व किया, फिर आपने देखा कि यार ये आगे तो इसी तरह सॉल्व होगा, आगे बढ़ जाओ। कुछ सवाल आपको नजर आए मुश्किल, टेक्निकल, आपने उस सवाल में से एक सवाल मुकम्मल कर लिया। ठीक है, मुकम्मल यानी कंप्लीट सॉल्व कर लिया उसको। ये याद रखिएगा, रिवीजन में आपने ऑडिट नहीं करना सवालों का, अच्छा ये भी सही है, ये भी सही, नहीं 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 नहीं, आपने बैठ के सवालों को सॉल्व करना है। प्यारे भाई, दिमाग में रखिएगा, हाथ, कैलकुलेटर, पेन, कॉपी सब ये इस्तेमाल होने आपने। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्लास का रजिस्टर जब आप घुमा रहे हो ना, तो आपने रिवीजन का सीक्वेंस कुछ इस तरह रखना है। आपने सबसे पहले ब्रेक इवन का चैप्टर कवर करना है, ये बुनियाद होगा आपकी पूरी रिवीजन की। फिर आपने सेकंड नंबर पे आना है EOQ, और ख़ास तौर पे जो स्टॉक आउट से रिलेटेड डिसीजन हैं वो आपने करने हैं। उसमें जितने भी रिसेंट 2, 3, 4 पास पेपर्स हैं वो ज़रूर कर लेना, वो थोड़े से यूनिक नेचर के ज़रूर कर लेना। ठीक है जी। फिर आपने प्रोसेस और जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स को उठाना है, इनको कवर करना है। फिर आपने सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग को कवर करना है। ठीक है जी। फिर आपने सर डिसीजन मेकिंग उठाना है, और फिर आपने सर इन्वेंट्री लेबर, लर्निंग कर्व, फिर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये मैंने इस तरह सीक्वेंस रखी है कि जिस टॉपिक पे इस दफ़ा जो है वो सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा आने के चांसेस का मतलब है पिछले अटैम्प्ट्स में वो कम पूछा गया, तो उसको आप पहले कवर कर लें और बाद वाले को बाद में। लेकिन हैविंग सेड दिस, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बुनियादी हैं, वो आपको शुरू में कवर करने हैं ताकि आपके रिवीजन में आपको आगे के टॉपिक्स जो है वो समझ आना शुरू हो। तो ब्रेक इवन पहला टॉपिक करना है आपने। डन है जी। ये आपने रिवीजन इस तरह करनी है, इस सीक्वेंस में करनी है, ऐसा जी। अब इस रिवीजन के साथ साथ आपको मैं दे रहा हूं 26 क्वेश्चंस की एक लिस्ट। ये 26 क्वेश्चंस की जो लिस्ट है ना, ये 26 क्वेश्चंस है। इन 26 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट कोर्स का 80-85% कवर्ड।
और इन 26 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस का, शायद एक आध क्वेश्चन छोड़ के, सबका वीडियो सोल्यूशन भी आपको दे रहा हूं, ताकि आप अगर इसको सॉल्व करते हुए फंसो तो फिर आप उठाओ वो वीडियो सोल्यूशन और उसको देख लो। ठीक है जी। मोर और लेस ये मैंने सवाल ऐसे सेट किए हुए कि अगर आप ये रिविजन में कवर कर लें ना सारे, तो आपका ऑलमोस्ट 80-85% कोर्स इसी 26 क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। क्लास रजिस्टर पहले, 26 क्वेश्चन उसके बाद, क्लास रजिस्टर पहले, 26 क्वेश्चन उसके बाद। ठीक है जी। अच्छा, फिर लास्ट 3 अटेम्प्ट के पास पेपर्स अगर टाइम मिलता है तो आप देख लीजिएगा, अगर टाइम मिलता है तो आप देख लीजिएगा। लास्ट अटेम्प्ट का पेपर जरूर देख लीजिएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मेरे यूट्यूब के चैनल पे पड़ा हुआ है, पूरा मुकम्मल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, आप वहां से वो देख सकते हैं। क्लास रजिस्टर विद दिस सीक्वेंस। नंबर 2, ये 26 क्वेश्चन आपने देखने। लास्ट 3 अटेम्प्ट का टाइम मिले नहीं मिले छोड़ देना। ठीक है जी। 200 एमसीक्यूज आपको दे रहा हूं, एंटायर कोर्स को ये 200 एमसीक्यूज कवर करते हैं, पूरे के पूरे कोर्स को। अच्छी क्वालिटी के थोड़े से मुश्किल एमसीक्यूज हैं, ये आपको दे रहा हूं। अगर आपके पास टाइम हो तो इन एमसीक्यूज में से कुछ सॉल्व कर लेना, 70-80 भी सॉल्व कर लोगे तो बहुत है। 200 सॉल्व कर लिए तो वाह वाह, मजा आ जाएगा सर। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लास रजिस्टर 26 क्वेश्चंस, लास्ट 3 अटेम्प्ट के पास पेपर्स, 200 एमसीक्यूज। अब बताएं सर, इसमें से अगर कोई चीज छोड़नी हो, टाइम ना हो, छोड़ देना लास्ट 3 अटेम्प्ट के पास पेपर्स। ठीक है जी। सर और टाइम नहीं है, छोड़ देना है 26 टॉपिक्स भी। सर बिल्कुल ही टाइम नहीं है, सर ये भी छोड़ सकते हो आप, लेकिन अपना क्लास का रजिस्टर मर के भी कवर करना है, मर के भी कवर करना है। प्रायोरिटी आपने इसको देनी है। ठीक है जी। नंबर 2 आपने इसको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है जी। नंबर 3 भले आप इसको दे देना, और आखिर में टाइम बचे तो ये 3 अटेम्प्ट के पास पेपर्स भी देख लेना। खुदा के वास्ते इस स्टेज के ऊपर किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी सर का, मेरा भी, कोई नया क्वेश्चन, नया मॉक मत उठाना। उसकी वजह यह है कि यार मॉक्स में कोई ऐसा सवाल तुम्हारे सामने आ गया ना, जो हिस्ट्री में शायद कोई यूनिक क्वेश्चन जो है पास पेपर्स में टेस्ट हुआ है, इधर उधर से टेस्ट हुआ है, तो मोर और लेस जो मॉक पेपर्स बना रहे होते हैं सारे टीएस और टीचर्स जो है वो उठा के पास पेपर्स होते हैं पुराने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, उसी को जो है ना वो रद्दोबदल करके थोड़ा सा पूछ लेते हैं। उसमें भी सवाल में कोई ऐसी यूनिक चीज़ हो जो शायद अभी कोर्स में भी ना हो, या कोई ऐसी यूनिक चीज़ हो जो हिस्ट्री में एक दफ़ा पूछी गई है, ठीक है जी, वो आपके पूरे कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क कर सकती है। प्लीज़ इस वक्त अपने कॉन्फिडेंस को टेस्ट मत कीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ऐसा है, ये आपने रिवीजन सीक्वेंस देख ली सर, ये आपने सेक्शन ए के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है जी। अच्छा, जो मैं आपको 200 एमसीक्यूज बता रहा हूं ना, वो ये 200 एमसीक्यूज हैं। ठीक है जी। इसका एक एक एमसीक्यू तरीके और तमीज से ड्राफ्ट किया हुआ है। ये इंश्योर किया गया है कि इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली ऊपर हो और मिक्सड है, मिक्सड यानी किसी एक टॉपिक का नहीं है कि पहले एक टॉपिक आ रहा है फिर दूसरा, नहीं, मिक्सड एमसीक्यूज हैं। आपको टाइम मिले जरूर देखिएगा इसको। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, देख लोगे। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं सर हम। अच्छा जी, तमाम जो टॉपिक्स हमारे कोर्स में ना, उसमें से मैंने कुछ की एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए, ये देख के चले जाइएगा। ये थोड़े ऐसे एरियाज हैं जिससे पूरा का पूरा जो है वो कोर्स रिवाइज हो सकता है आपका, तो इन एरियाज पे आप थोड़ा सा काम कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम। क्लास रजिस्टर अगर आपने कर लिया तो ऑलमोस्ट ये सारे एरियाज खुद कवर हो जाएंगे। मैं ज़रा सा इस पर बात कर लेता हूँ। एनआरबी की कैलकुलेशन ज़रूर देखिएगा। रॉ मटेरियल की अलग तरीके से होती है, डब्ल्यूआईपी की अलग तरीके से होती है, और फिर डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की थोड़ी अलग तरीके की है, रॉ मटेरियल की कुछ अलग तरीके की है। एनआरबी की कैलकुलेशन देख लेना, एनआरबी कैसे कैलकुलेट होती है। नंबर 2, फिनिश गुड्स का स्टॉक, उसकी मूवमेंट। ठीक है जी, ओपनिंग था, नया इतना आया, फिर इतना बेचा, फिर इतना स्टॉक सप्लायर के पास वापस चला गया, इतना ख़राब हो गया। ये सर फीफो और वेटेड एवरेज से पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों कर लेना। इस पर अच्छे सवाल मौजूद हैं पास पेपर्स में। फिर सर जैसे लास्ट टाइम का क्वेश्चन आया हुआ है सर, उसके अंदर एग्जामिनर ने जो है ना वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का तो सब नाम दिया, लेकिन उसके अंदर बिल्डअप ऑफ कॉस्ट है। ओपनिंग रॉ मटेरियल था, ओपनिंग सर हमारे पास स्पेयर्स एंड स्टोर्स थे, फिर हमने कुछ परचेज किए, फिर क्लोथिंग में बचे, फिर कुछ यूज़ हो गए, फिर उसमें लेबर ऐड हुआ, फिर उसके अंदर ओवरहेड ऐड हुआ, फिर उसके अंदर जो है वो हमने डब्ल्यूआईपी का इम्पैक्ट डाला, फिर हमने ओपनिंग और क्लोथिंग स्टॉक का इम्पैक्ट डाला, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। लास्ट अटेम्प्ट का वो सवाल जरूर देख लेना, वो बिल्डअप ऑफ कॉस्ट के ऊपर है। मेरे ख्याल में सर ये जो है ना बड़े क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है। ठीक है जी। कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं सर, स्टॉक चोरी हो गया, स्टॉक ऐसे हो गया, वैसे हो गया, स्टॉक फिजिकल इतना मौजूद था, उसमें इतना मौजूद था। ये 1-2 अटेम्प्ट पहले एडजस्टिंग एंट्रीज
करेक्शन एंट्रीज पूछी गई हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, ज़रूर देख लीजिएगा। लेबर जब आप करने जाएं, लर्निंग कर्व को इस दफ़ा अच्छे से देख के जाइएगा। लर्निंग कर्व इस दफ़ा के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें प्रोडक्ट की वायबिलिटी या प्रोडक्ट शुरू करें या ना करें, इस तरह के सवालात मैंने आपको क्लास में कराया है। या आप बताएंगे जी लर्निंग कर्व से प्रॉफिट में कितना इंक्रीज और डिक्रीज आएगा, इस तरह के सवालात हमने किए हुए हैं, ठीक है जी। फिर जर्नल एंट्रीज लेबर के लिए ज़रूर देख लीजिएगा कि लेबर की कॉस्ट को अक्रू कैसे करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तोड़ते कैसे हैं, डिडक्शंस कैसे अकाउंट फॉर होती हैं, बोनस की क्या एंट्री होती है, लीव इनकैशमेंट की क्या एंट्रीज होती हैं, पार्क एयर नाम का क्वेश्चन है, ज़रूर देख लीजिएगा। फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में लेबर की क्लासिफिकेशन, एक काम सेमी स्किल्ड लेबर से कराएं, अनस्किल्ड लेबर से कराएं, स्किल्ड लेबर से कराएं, हाईली स्किल्ड लेबर से कराएं, इस तरह के सवालात एक आध पास पेपर में मौजूद है जिसमें उसने ऑप्शंस पूछे हैं। बस आपने ये याद रखना है लोवेस्ट कॉस्ट वाले ऑप्शन को आपने पिक करना होता है, ठीक है जी। फिर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्लान्स हैं कि एक प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के तरीके आपको दे देगा एग्जाम में। ज़रकून लिमिटेड पुराना सवाल है, वो ज़रा देख लीजिएगा कि हम लेबर को इंसेंटिव दें, उससे काम करा लें, या हम लेबर को इंसेंटिव देने की जगह उसको रिप्लेस कर दें थोड़े से हल्के लेबर से और कॉस्ट वहाँ सेव करें और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करें, इस तरह के सवाल मौजूद। लर्निंग कर्व वो लेबर ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है जी। ओवरहेड्स लास्ट टाइम टेस्ट हुआ है सर, अगर इस दफ़ा टेस्ट होता है दोबारा तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ टेस्ट हो सकता है। यानी आपको कहे कि जी ट्रेडिशनल तरीके से ओवरहेड की एलोकेशन करके दो प्रोडक्ट्स को और एबीसी के तरीके से करके दो, तो ये आप दोनों तरीके हिसाब किताब देख लीजिएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस दफ़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल तरीके से कंपैरिजन, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, ओवरहेड को डिपार्टमेंटल रेट निकाल के प्रोडक्ट्स तक एलोकेट करो, ट्रेडिशनल तरीका है। ओवरहेड्स को एक्टिविटीज़ में ब्रेक करो और हर एक एक्टिविटी का OAR निकालो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और प्रोडक्ट्स को तक लेके जाओ ओवरहेड्स को, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। ऐसा सवाल आ सकता है जिसमें ये दोनों आ जाएं, ठीक है जी, और कहे भाई इस तरह भी करके दे दो और इस तरह भी करके दे दो, दोनों आ सकते हैं। चांसेस ये हैं कि सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे अलग से एक सवाल टेस्ट होगा। टारगेट कॉस्टिंग के साथ आ सकता है कि वो आपसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ओवरहेड्स एलोकेट करवाए, एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाले, फिर टारगेट कॉस्ट से कंपेयर कराए और कहे बताओ कॉस्ट गैप निकाल के दे दो, तो ये देख लीजिएगा, एक अच्छा सवाल इस पे आ सकता है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बड़े लंबे टाइम से टेस्ट नहीं हुआ, अल्लाह के वास्ते इसकी एंट्रीज देख लेना, इसकी नॉर्मल एंट्रीज भी देख लेना, कंट्रोल्ड एंट्रीज भी देख लेना। कंट्रोल एंट्रीज क्या है, एक जॉब पे 100 रुपये का मटेरियल लगा, एक जॉब पे 150 रुपये का मटेरियल लगा, हमने कहा जी जॉब ए डेबिट 100, जॉब बी डेबिट 150, ये नॉर्मल एंट्रीज है। कंट्रोल एंट्रीज क्या होती हैं, टोटल जॉब्स डेबिट, सारी जॉब्स की मिला के एंट्रीज, ठीक है जी। तो ये मैंने करवाई हुई है, क्लास के अंदर देख लीजिएगा। फिर एक सवाल पास पेपर्स में आया हुआ है जिसमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर EPU की कैलकुलेशन है छोटी सी, ठीक है जी। वो 14 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, इस पर 2-3 पास पेपर में जो रिसेंट क्वेश्चन आए लास्ट 7-8 अटेम्प्ट्स के अंदर 2-3 सवाल है, वो देख लीजिएगा। फिर जॉब कॉस्ट शीट, ये क्या होती है जी, एक जॉब पे मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतना लगेगा, ओवरहेड इतना लगेगा, एडमिन ओवरहेड इतना एलोकेट होगा, फलां ओवरहेड इतना एलोकेट होगा, सारा खर्चा मिला के इतना होगा, हम इस पर 10% का प्रॉफिट चाहते हैं, वो ऐड करें, सेल्स प्राइस निकाल लें। इस तरह के सवालात पास पेपर्स में बहुत पहले आते थे, सरप्राइज के तौर पे आ सकता है, देख लीजिएगा इसको भी, ठीक है जी। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन अगर टेस्ट होता है सर तो ओवरहेड्स के साथ टेस्ट हो सकता है कि पहले वो डिटेल कैलकुलेशन ओवरहेड्स की करवाए और प्रोडक्ट्स को एलोकेट करवाए और फिर आपसे कहे जी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से P&L बना के दे दो, ठीक है जी। या ऐसा कर सकता है कि वो एब्जॉर्प्शन के हिसाब से P&L दे, उसको मार्जिनल में कन्वर्ट करवाए, या मार्जिनल के हिसाब से P&L दे और एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट करवाए। अगर टेस्ट होता है तो ये आ सकता है सर, देख लीजिएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग इस दफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। प्रोसेस कॉस्टिंग ऊपर से नीचे तक सारा टॉपिक देख के जाइएगा, ठीक है जी, सारा टॉपिक देख के जाइएगा, इंक्लूडिंग जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। फर्दर प्रोसेसिंग एंड कॉस्ट एलोकेशन, ठीक है जी, ये जरूर देख के जाइएगा कि हमने कुछ प्रोडक्ट्स को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच सकते हैं, कुछ को फर्दर कॉस्ट लगा के बेच सकते हैं। तो बाज़ औक़ात एग्जाम में आपको कहता है कि जी कॉस्ट एलोकेट करो जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ NRV। NRV का मतलब है सारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करो सेल्स में से, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे गुड्स को लेकर आओ, वहां पर जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करो। इस तरह के सवालात देख लेना। फिर कुछ सवालात सर प्रोसेस के EPU के कॉन्सेप्ट के साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिला के वो पूछता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लास्ट टाइम बड़े तगड़े मार्क्स के लिए आया है, दोबारा आया तो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे EPU के थ्रू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट करवाए, ठीक है जी। इस तरह के सवालात मौजूद हैं पास पेपर्स में, आप देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी सारे सवालात क्लास में भी करवाए, ये ज़रूर देख लीजिएगा। फिर सर हमारे पास टारगेट कॉस्टिंग इस दफ़ा के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर ऐसा सवाल मैंने मॉक में भी दिया है, उसमें पुराने सवालों में मौजूद होगा, किताब में भी हमारी मौजूद होगा, जिसमें
टारगेट कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मिला के आया है, यानी उससे पहले आपसे टारगेट कॉस्ट निकलवाई है, फिर आपसे उसने एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकलवाई है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ओवरहेड एलोकेट करके, फिर कॉस्ट गैप कैलकुलेट करवाया हुआ। ठीक है, देख लेना। स्टैंड कॉस्टिंग में सर लास्ट टाइम अच्छा तगड़ा सवाल टेस्ट हुआ, अगर इस दफ़ा दोबारा टेस्ट होता है तो सर ये ईपीयू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के कॉन्सेप्ट के साथ टेस्ट हो सकता है, और मे बी बजट और एक्चुअल प्रॉफिट की रिकन्सिलेशन आ सकती है, 7-8 नंबर का सवाल पूछ सकता है। वर्क बैक जरूर देख के जाइएगा इस दफ़ा के लिए, अगर 8 नंबर का सवाल एग्जामिनर ने यहाँ से बनाना हुआ ना तो वर्क बैक पूछ सकता है, देख लीजिएगा वर्क बैक, ये याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ब्रेक इवन, डिसीजन मेकिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। पूरे चैप्टर्स आपने देखने, तरीके से देखने, कॉन्सेप्ट्स कवर करने। ठीक है जी, डिसीजन मेकिंग में आपने ये 4 डिसीजंस बहुत तमीज से देखने। लिमिटिंग फैक्टर के मैंने आपको बहुत सारे केसेस करवाए, सारे केसेस देख के जाइएगा। फर्दर प्रोसेसिंग करें या अभी के अभी बेच दें, इस तरह के भी मैंने आपको सर सवालात करवाए 2-3, वो देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग, पूरा फंक्शन बना लीजिएगा पेज का, और रिंग लिमिटेड नाम का सवाल जरूर देख लीजिएगा, रिंग लिमिटेड भी देख लीजिएगा, और एक और सवाल है सियाब लिमिटेड, शायद वो आप देख लीजिएगा, अच्छा सवाल है। शट डाउन डिसीजंस पे मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, और एक सवाल भी आपको कराया अहमद लिमिटेड, वो भी देख लीजिएगा। और एक पुराना सवाल है सर शट डाउन डिसीजंस का, उसके अंदर एक प्रोडक्ट शट डाउन करवाया उसने, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उस मेरी लिस्ट में शामिल होगा, वो आप देख लीजिएगा। तो अच्छा, फिर ईओक्यू तो आपने करना है, लेकिन जो स्टॉक आउट है ना, उसके जितने पास पेपर में 4-5 सवाल आते हैं सारे आपने देख के जाने, छोड़ना कोई नहीं उसके अंदर। डन है मेरे बच्चों, ये आपको मैंने छोटी छोटी जो है वो चीज़ें बता दी हैं जिनको आपने ख्याल रखना है। और अगर इनमें कोई इशू आपको आ रहा हो कि सवाल नहीं मिल रहा, तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं अपने कस्टमाइज बैच का व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दूंगा, उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि कोई सवाल आपने पूछना हो तो वहाँ आपको हमारे जो है वो जो हमारे सारे टीम है, हमारे सारे जो है वो लड़के माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम उन्होंने इस पूरे बैच में किया है, तो वो आपको वहाँ हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। हमज़ा विल बी देयर, बाकी हमारी टीम है वो भी, अली वारिस भी हैं, बाकी लोग भी हैं, मोहम्मद अली हमारे डीएसआर देख रहा होता है, लेकिन ओकेजनली इस जगह पे अवेलेबल होगा आपको, मुजम्मिल भी अवेलेबल होगा। 12-13 लोग हैं, जिससे आप पूछना चाहो आपको इंशाल्लाह गाइड कर देगा। ठीक है जी। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। प्यारे बच्चों, एग्जाम वाले दिन आपने सुबह उठना है, खुदा के वास्ते 8 घंटे की नींद करके उठना। अदरवाइज मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्टर बता रहा हूं, पेपर में दिमाग ही नहीं चलेगा। कॉस्टिंग का पेपर, उसमें सोचना होता है, भले 2 टॉपिक रात को आपको लगता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो जरूर सवाल आएगा, छोड़ देना, सो जाना। सोना इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूं, कल सुबह जहन चल रहा हुआ ना तो बहुत सुकून से सारे काम कर लोगे। ठीक है जी। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो जो आता है ना उसका भी बेड़ा गर्क करके आओगे। नींद पूरी करके जाना, चाहे खास तौर पे उन लड़कियों को मैं कह रहा हूं जो बहुत ही टेंशन लेती हैं। मेरे पास यकीन करो इतने मैसेजेस बच्चियों के पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे एक वो मेरी अपनी बेटियां भी यार, वो बेचारी इसी तरह की टेंशन लेती हैं, वो जल्दी टेंशन में आ जाती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, हमारी तमाम बेटियों से जो टेंशन ज़्यादा लेती हैं, कुछ लड़के भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, खुदा के वास्ते कुछ भी हो, रात को सारी चीज़ें छोड़ के, अल्लाह के आसरे छोड़ के आप सो जाएं, 8 घंटे की नींद करें, सुबह उठें फ्रेश दिमाग से। आप 6 बजे उठें, 6 बजे से लेके 7:20 तक 1 घंटा 20 मिनट का एक सेशन लगाएं। अपने सामने कैलकुलेटर रखें, एक कॉपी रखें, पेन लें, और एक सवाल ब्रेक इवन का कोई भी पिक कर लें, पूरा सॉल्व करें उसको सुबह 6 बजे उठ के। एक सवाल स्टॉक आउट का पूरा सॉल्व करें, एक सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग का पूरा सॉल्व करें। इससे आपका हाथ कैलकुलेटर पे चलना शुरू हो जाएगा, आपका पेन चलना शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग और हाथ का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आप जब पेपर में जा रहे होगे तो आप अपनी मोटर स्टार्ट करके जा रहे होगे, गर्म करके जा रहे हो मोटर, आपका दिमाग चल रहा है, हाथ चल रहा है, आपकी आंखें चल रही हैं। ठीक है जी। आपने ये काम पेपर में जाके शुरू किया ना, तो पेपर में बंदा स्टार्ट लेता है, थोड़ा सा सर वो उसको चीज़ों पुश करना होती है, मोमेंटम बनते बनते ना 1.5 घंटा निकल चुका होता है। 1.5-पौने-2 घंटे पेपर के आपको मोमेंटम बनने में निकल गया तो फिर पीछे क्या रह गया। ठीक है जी। तो मोमेंटम पहले से बना के जाना। अब पेपर में आपने क्या करना है, आपको मिलेगा एक रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम में आपने सारे MCQs रीड कर लेने। ठीक है जी। फिर आपने करना क्या है, जितने MCQs आते हैं उनको टिक कर लो कि यार इसका तो मैं जैसे ही राइटिंग टाइम शुरू होगा मैं जवाब दे दूंगा। जैसे राइटिंग टाइम शुरू हो 10-12 मिनट लगाओ, और जो MCQs आते हैं 8-10 मिनट में उनको सॉल्व कर लो। जो नहीं आते हैं छोड़ दो, अभी टाइम नहीं लगाओ इसके ऊपर। क्यों? ये इजी मार्क्स हैं, इस पर टाइम लगाओगे
टाइम ज़ाया हो जाएगा। ज़ाया होने का मतलब यह है कि ये आप देखो, बाज़ औक़ात एक आसान चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए ना इंसान टाइम लगा देता है। आप इसको जितने आते हो करके आगे चले जाओ। कोशिश करो पहले आवर में 2.5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल दो। ठीक है जी, 2.5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ MCQs निकल आए ना, तो आपने ये देखना है मिनिमम पहले घंटे में 25 मार्क्स सॉल्व हो चुके हो। दूसरा घंटा है ना, अब उसके अंदर जो आधा पौना क्वेश्चन शॉर्ट का बचा हुआ है वो देख लो, हो जाएगा वो, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने कवर करने। अगर आपने सेकंड आवर में 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लिए तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 35 नंबर कवर करेंगे आप, आराम से कवर हो जाते हैं। अब आते हैं आप तीसरे घंटे में। तीसरे घंटे में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बचे हुए, 1 लॉन्ग बचा हुआ है और कुछ MCQs बचे। तो पहले तीसरे घंटे के पहला जो वो होगा ना पार्ट होगा, उसमें बाकी के MCQs कंप्लीट करें, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आखिरी लॉन्ग के लिए आपके पास सर 22 से 25 मिनट बचे हुए हों। अगर आपके पास 20-22 मिनट एंड में बचे हुए एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, आप कामयाब हो गए दोस्त। क्योंकि आखिरी में 20 मिनट में वो बड़ा क्वेश्चन जितना भी आप पहुंचा के आ जाओगे, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से आप आगे निकल जाओगे। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, ये सीक्वेंस, ये चीज़ें याद रखिएगा, अल्लाह के वास्ते दिमाग में रखिएगा। ये फिर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ज़ीरो प्रैक्टिस, कोई प्रैक्टिस नहीं की। मैं आपको कहता हूँ ये गलती हो गई, कोई टेंशन नहीं है। इस वक्त आप सिर्फ क्लास का रजिस्टर लेके बैठे हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, बार बार वो सवाल सॉल्व करें, और पेपर में अल्लाह के वास्ते एक नंबर के लिए 1.8 मिनट से ज़्यादा मत दीजिएगा। अगर आपने एक 1.8 मिनट दे दिए हैं एक सवाल के ऊपर, ठीक है जी, और एक नंबर के लिए 10 नंबर का सवाल था, 18 मिनट दे चुके हो और उसमें अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मूव कर जाओ आगे। क्यों? क्योंकि हर सवाल में आमतौर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर आमतौर पे सर 100 मार्क्स प्लस अवेलेबल होते हैं, यानी तकरीबन सर 20-22 नंबर, ये तो मैंने ज़्यादा लिख दिए, तकरीबन 18-20 नंबर के करीब जो है वो अवेलेबल होते होंगे। ठीक है जी, उसमें से ये होता है कि क्वेश्चन 25 नंबर का है तो अवेलेबल मार्क्स शायद 2800-2900, ठीक है, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन है तो शायद उसके अंदर अवेलेबल मार्क्स 22-23 हो। तो शायद तुमने इतना काम कर लिया हो कि तुम 18-19 नंबर ले चुके हो, तो आखिरी एक नंबर के लिए स्ट्रगल नहीं करना, आगे बढ़ जाना। ठीक है जी, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं देखता हूँ लोग फॉर्मेट पे सिर्फ मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको एक सेट फॉर्मेट फॉलो करना होता है, बाकी किसी में नहीं। अल्लाह के वास्ते फॉर्मेट के मोहताज नहीं बनो, कॉन्सेप्ट्स के मोहताज बनो, सीक्वेंस में चीज़ें लेके चलते जाओ। लोग रट्टा मार के जाते हैं, एक चीज़ मैंने यहाँ रखनी है, फिर इसके बाद ये नहीं होगा भाई। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हर सवाल यूनिक होता है, फॉर्मेट का ख्याल नहीं रखना, फॉर्मेट खराब होता है, होने दो, जो एग्जामिनर ने मांगी है चीजें वो करनी है। ठीक है जी, वर्किंग्स पे वर्किंग्स खोलते जाना, नहीं आता एक सवाल ना, वर्किंग कर लेना अच्छा खासी, कुछ ना कुछ नंबर उसके अंदर से निकल आएंगे खुदा के वास्ते। अगर आपने पेपर के अंदर सर 4 से 5 परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यू विल स्टील द शो। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपके लिए हिसाब किताब आसान हो जाएगा, MCQs, और 4 अच्छे टिका के 4-5 अच्छे क्वेश्चंस कर दिए, गेम ओवर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अगर तुमने जो है वो मेहनत की है, और मेहनत नहीं भी की, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ज़िंदगी आसान करेगा, पेपर इंशाल्लाह तुम्हारे लिए आसान हो। मेरी ये दुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जो मेहनत आप लोगों ने की है अल्लाह ताला उसको रायगा ना करे, आपके सामने लेकर आए उसको। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, रिलीजियस व्यू पॉइंट से भी सूरह कुरैश की तिलावत करें, इससे दिल को इत्मीनान होता है, सुकून हो जाता है, खौफ कम हो जाता है। ठीक है जी, नंबर 2 सूरह फील पढ़ा करें। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपसे जो है ना वो खौफ दूर करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है जी, जो आपको चीज़ें याद रखने में हेल्प करेगी वो है दुरूद शरीफ। अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ में इतनी पावर रखी है कि यकीन करें, आप उसको अकीदे से पढ़ें, दिल से पढ़ें, ठीक है जी, आपको अल्लाह ताला आपकी भूली हुई चीज़ें भी याद दिला देगा। ठीक है जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप जितना हो सके दुरूद भेजें। जब आपकी दिमाग बंद हो पेपर में, कॉपी पेन साइड पे रखें, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें। बाखुदा मेरा आजमाया हुआ ये एक फार्मूला है, और मुझे अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो फिर अल्लाह की तरफ से जो है वो चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं जो मैंने घर में पढ़ी हुई थी। ठीक है जी, तो दुरूद शरीफ का ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आपने विर्द रखना है, ज़ुबान पर रहना चाहिए आपके। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, सदका दे के निकलना पेपर के वक्त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो मेरे प्यारे बच्चों, और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के लिए, भले पेपर आसान है, मुश्किल है, लेकिन आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। एक और चीज़ दिमाग में रखना,
पेपर में 15-20 नंबर शायद ऐसे हर पेपर में होते हैं जो हर एक बच्चे को सिग्निफिकेंटली मुश्किल लग रहे होते हैं। उसके चक्कर में 85 नंबर के पेपर का सत्यानाश नहीं करना। आते हैं इस तरह, मैं अपने अटेम्प्ट में तकरीबन 15 नंबर छोड़ कर आया था, ठीक है जी, उसके बावजूद मैं पास हो गया। इस तरह के बेतहाशा किस्से, कुछ 70 का करके आया वो भी पास हो गया। पेपर में कुछ चीज़ें होंगी मुश्किल, जो आती हैं वो कर लेना, आसाब पे कंट्रोल रखना, पैनिक नहीं होना। पैनिक नहीं हुए, पेपर 90-95 मार्क्स का कर लिया, 3-4 टिका के सही कर लिए, 4-5 सही कर लिए तो बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता आसान कर देगा, आप पास हो जाओगे इंशाल्लाह। आप सबके लिए ढेरों दुआएं मेरे बच्चों। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आपके वालिदैन की आंखों की ठंडक आपको बनाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।